नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में बात करेंगे उत्तराखंड की। हरिद्वार में आज गंगा दीपोत्सव कार्यक्रम है। 3.5 लाख दीपों से जगमग होंगे गंगा के घाट। ड्रोन शो का आयोजन भी है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसका शुभारंभ करने वाले हैं। राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज हरिद्वार में भव्य गंगा दीपोत्सव का आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। इसका शुभारंभ किया जाएगा और गंगा के घाटों को 3.5 लाख दीपों से जगमगाया जाएगा, सजाया जाएगा। 3,50,000 दीपक जगमगाते नजर आएंगे। भव्य नजारा होगा और हर की पौड़ी पर HRDA की ओर से 500 ड्रोन द्वारा एक आकर्षक ड्रोन शो का भी आयोजन रहेगा, एक प्रस्तुति रहेगी। तो वहीं जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने बताया कि कार्यक्रम को विस्थापित ढंग से संचालित करने के लिए सभी घाटों को 50 सेक्टरों और 9 जोनों में विभाजित किया गया है। इन सभी सेक्टरों और जोनों में अधिकारियों की तैनाती की जा चुकी है और साथ ही जनपद स्तरीय अधिकारियों को विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए दायित्व सौंपे गए हैं। आपको बता दें कि भजन संध्या के दौरान कन्हैया मित्तल अपनी भक्ति भरी प्रस्तुति से समा बांधते हुए नजर आएंगे, जिससे श्रद्धालुओं को एक दिव्य अनुभव प्राप्त होगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस शुभ कार्यक्रम का शुभारंभ करते नजर आएंगे। हरिद्वार में आज जो है गंगा दीपोत्सव कार्यक्रम है। गंगा के घाटों को 3,50,000 दीपकों से यानी कि 3.5 लाख दीपों से सजा दिया जाएगा। जब 3.5 लाख दीप जगमगाएंगे गंगा के घाटों पर तो अद्भुत नजारा होगा और साथ ही सीएम धामी की तरफ से शुभारंभ किया जाएगा गंगा दीपोत्सव का। किया गया है। भल्ला स्टेडियम का उद्घाटन किया जाएगा। उसके पश्चात हर की पौड़ी पर नवनिर्मित चौकी का उद्घाटन किया जाएगा और तत्पश्चात जो गंगा आरती है, गंगा आरती में प्रतिभाग होगा। उसके पश्चात ड्रोन शो का आयोजन होगा। ड्रोन शो में विभिन्न प्रकार की धार्मिक एवं सांस्कृतिक आकृतियां आसमान में ड्रोन्स के माध्यम से बनाई जाएंगी, तो उनका प्रदर्शन होगा। और ड्रोन शो के पश्चात फिर गंगा दीपोत्सव होगा, जिसमें लगभग 52 घाटों पे लगभग 3 लाख से अधिक दीपक जलाए जा रहे हैं, जिसके लिए विभिन्न जोनल अधिकारी, सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और बहुत सारे वॉलंटियर्स उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। लगभग 4,000 लोग इसके अंदर प्रतिभाग कर रहे हैं दीपक जलाने के लिए। तो एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। 6:30 बजे के लगभग ये कार्यक्रम होगा और उस कार्यक्रम के पश्चात फिर भजन संध्या का आयोजन किया गया है। जो कन्हैयालाल मित्तल जी गायक हैं, भजन गायक हैं, उनके वो जो है गायक रहेंगे उस कार्यक्रम में। उसका आयोजन किया जा रहा है 7 बजे से लेकर के आगे, जब तक वो कार्यक्रम चलेगा। तो संजय पुंडीर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव ज्यादा जानकारी अपडेट्स के साथ। संजय पुंडीर, बताया जा रहा है कि इस गंगा दीपोत्सव में 3.5 लाख दीप जगमगाएंगे। अब ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम है और प्रशासन की तरफ से जनता की सुविधाओं को देखते हुए गंगा घाटों पर क्या तैयारियां, क्या इंतजाम किए गए हैं, विस्तार से बताइए। तो उत्तराखंड स्थापना दिवस पर उत्तराखंड में तमाम जनपदों में तरह तरह के कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं। अगर हरिद्वार की बात की जाए तो आज यहाँ गंगा घाट पर एक भव्य दीप महोत्सव होने जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम धामी पहुंचेंगे। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर तमाम यहाँ इंतजाम किए गए हैं। हालांकि 3.5 लाख से ज्यादा जो दीप होंगे वो यहाँ जलाए जाएंगे और 500 ड्रोन का एक भव्य शो आसमान में एक अपना प्रदर्शन करेगा। एक यहाँ भव्य आकृति आसमान में बनाई जाएगी। हालांकि इस महोत्सव को लेकर कई दिनों पहले से ही यहाँ पर तैयारियां चल रही थी, क्योंकि हम लगातार देख रहे थे कि जो स्थापना दिवस है उसके उपलक्ष्य में जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और आज एक खास दिन होने वाला है, क्योंकि 3.5 लाख जो दीप होंगे वो गंगा घाटों पर जलाए जाएंगे। और आज कई ऐसे कार्यक्रम होने वाले हैं जिसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। जी बसंत, यहाँ पर देखा जाए बात अगर हरिद्वार की ही कर ले तो हर की पौड़ी पर बताया जा रहा है कि जो ये दीप संध्या होगी, बताया जा रहा है कि इसमें ड्रोन प्रस्तुति भी प्रस्तुत की जाएगी, ड्रोन शो भी आयोजित रहेगा। इसे लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट है?
देखिए एचआरडीए द्वारा यानी हरिद्वार विकास प्राधिकरण के द्वारा एक 500 ड्रोन का एक भव्य प्रदर्शन शो रखा गया है जो आसमान में अद्भुत आकृतियां बनाएगा। और कल हमने देखा है कि देर शाम उसका एक ट्रायल भी हुआ है और तस्वीरों में साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि भगवान की जो आकृति है वो ड्रोन के द्वारा बनाई गई है। तमाम तरह की लाइटिंग और व्यवस्थाएं यानी हर की पौड़ी को पूरी तरीके से भव्य रूप से सजाया गया है। और कार्यक्रम की भव्यता के लिए जिला प्रशासन में पूरी तरह यहाँ मुस्तैद दिखाई दे गया है। हालांकि वीवीआईपी कार्यक्रम को देखते हुए कई रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जब इस तरह का कार्यक्रम होता है तो स्थानीय लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए विशेष ख्याल रखा गया है। कई रूट डाइवर्ट किए गए हैं तो कई जगह पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। बसंत, यहाँ पर संजय अगर बात की जाए इस गंगा दीपोत्सव की तो देखिए बेहद ज़्यादा अच्छी बात ये हो जाती है उत्तराखंड में जब इस तरीके के दीपोत्सव गंगा घाटों पर आयोजित देखने को मिलते हैं तो उत्तराखंड को जो एक नाम प्राप्त है देवभूमि का उसकी झलक भी ये सिद्ध करती है। इस तरीके की जब तस्वीरें निकलकर सामने आती है, दीपोत्सव की बात करें, उत्तराखंड में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बात करें तो देवभूमि जो नाम उत्तराखंड का है एक वो संस्कृति के साथ जुड़ता हुआ दिखाई भी देता है इस तरीके के कार्यक्रमों से। हरिद्वार की अगर बात की जाए तो देश की धार्मिक राजधानी हरिद्वार को कहा जाता है और जब हम इस तरह के कार्यक्रम देखते हैं उसकी भव्यता देखते ही बनती है। और उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाने वाले जो भव्य कार्यक्रम होंगे वो अद्भुत होंगे और इसके गवाह जो इसके साक्षी बनेंगे वो हरिद्वार के स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहर से आए हुए लोग भी यहाँ बनेंगे। गंगा आरती भी यहाँ की जाएगी, यानी कार्यक्रम की भव्यता को लेकर पूरी तरह यहाँ रणनीति बना ली गई है। स्थानीय लोगों की सुरक्षा में किसी तरह की दिक्कत न हो इसके लिए नो जोन और तमाम तरह के सेक्टर बनाए गए हैं, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि सभी घाटों पर पुलिस का यहाँ पहरा रहने वाला है। सीसीटीवी भी लगाए गए हैं, यानी हर पल पर पुलिस की पैनी नजर रहे, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसको लेकर भी यहाँ विशेष ख्याल रखा गया है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय पुंडीर, जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी साझा आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए इसी के साथ तो बढ़ते हैं खबरों में आगे। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी राष्ट्रमंडल संसदीय संघ यानी कि सीपीए के 67वें सम्मेलन से वापस लौट आई हैं। रितु खंडूरी भूषण ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मेरे साथ एक अन्य स्पीकर को एग्जीक्यूटिव कमेटी में नॉमिनेट किया गया है। इस बैठक में काफ़ी अच्छी सकारात्मक चर्चाएं हुई हैं और विधानसभा अध्यक्ष ने ये बताया है कि हम अभी तक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन थे और ब्रिटिश रूल के तहत हमारे यहाँ पर काम होता था। काफ़ी समय से सभी देश लगे हुए थे कि हम एक नॉन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बने ताकि हम अच्छे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तहत अपनी जगह बना सके। और इस बार ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही ये निर्णय किया गया है कि, और ये जो किंग ने ये स्पीच दी है कि हम अब सीपीए को चैरिटी से नॉन चैरिटी करने जा रहे हैं। तो आपको हम ये बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण 67वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में भाग लेकर ऑस्ट्रेलिया दौरे से भारत वापस लौट आई हैं। अपने ही देश में आ गए। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन में मैं गई थी और हम 2 स्पीकर्स असम और उत्तराखंड स्पीकर एग्जीक्यूटिव कमेटी में वहाँ के लिए नॉमिनेटेड हैं। तो हम वहाँ पहुँचे, एग्जीक्यूटिव कमेटी की अच्छी हमारी बैठक हुई जिसमें बहुत सारी चर्चा हुई और आपको ये बताते हुए भी खुशी है कि हम अभी तक एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन थे जो कि ब्रिटिश रूल के तहत हमारे यहाँ काम होता था और काफ़ी समय से सभी देश लगे थे कि हम इसको नॉन चैरिटेबल करें ताकि हम एक अच्छे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर फिर अपनी जगह बना सकें। तो इस बार ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये निर्णय हुआ है और किंग ने अपनी स्पीच में इसको कहा है कि हम अब सीपीए को चैरिटी से नॉन चैरिटी करने जा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने उत्तराखंड राजभवन देहरादून में राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को 14 नवंबर को यानी कि बाल दिवस होने वाले युवा महोत्सव 2024 के समापन समारोह में शामिल होने का आग्रह भी किया। उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए महोत्सव में शामिल होने की राज्यपाल ने बात कही है और साथ ही साथ तो वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि राज्यपाल के मार्गदर्शन और अनुभव विशेषकर युवाओं के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होंगे।
उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, प्रख्यात है। उत्तराखंड देवभूमि है और ये राज्य अपने सांस्कृतिक विरासत के लिए भी एक अलग पहचान अपने रखता है। यहाँ पर बड़े धूमधाम से लोग यहाँ के पर्व और त्योहारों को मनाते हैं। तो वहीं ईगाश भी यहाँ का एक लोक पर्व है जो कि 12 नवंबर को मनाया जाएगा। इसे लेकर लोक साहित्य और साथ ही साथ अब संस्कृति कला परिषद की उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने इस पर्व की विशेषता को बताते हुए कहा कि इस पर्व के अवसर पर ब्लॉक और पंचायत स्तर पर संस्कृति विभाग की तरफ से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। एक लोक पर्व है और इगास को लेकर संस्कृति विभाग के माध्यम से जगह जगह हमारे जो है मेले लगते हैं और उस जो हमारा खान पान होता है अरसे रोटाना यहाँ की जो पहाड़ी शैली में लोग अपने गांव की तरफ जाते हैं और गांव में जो हमारे जो मैं कहूँगी हम ये जो चीड़ की लकड़ी से छिल्ले बनाते छिल्ले से और भैलो खेलने का जो प्रचलन है, सब लोग गांव वाले इकट्ठे होकर रात्रि के समय में जो बुरी शक्तियाँ होती हैं वो दूर भागती हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ उस त्योहार को मनाते हैं। और संस्कृति विभाग ने जितनी भी हमारी जो टीमें हैं जो सांस्कृतिक कार्यक्रम देती हैं उन टीमों को जगह जगह स्थान स्थान पर उनको भेजा जा रहा है और अनेकों आयोजन हर उस पर जिला स्तर पर ब्लॉक स्तर पर जो है वो कार्यक्रम जो है आयोजन जो है वो किया जा रहा है। हरिद्वार के बहादुराबाद ब्लॉक के राजपुर में लगने वाले पीठ बाजार में जाम को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जो देखते ही देखते मारपीट में तब्दील होता नजर आया। आपको ये भी हम बता दें कि पीठ बाजार के कारण लगने वाले जाम से परेशान होकर कुछ लोग आपस में भिड़ गए और साथ ही मामला हाथापाई तक जा पहुंचा। गांव के कुछ लोगों पर आरोप यह है कि वे पीठ बाजार लगवाने के नाम पर लाखों रुपए की अवैध वसूली कर रहे हैं, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है क्योंकि जाम की समस्या बढ़ रही है। और इसी मुद्दे को लेकर पीड़ित पक्ष शिकायत लेकर स्थानीय पुलिस चौकी पहुंचा। घटना के समय पीठ बाजार के पास एक शादी समारोह का आयोजन भी हो रहा था और साथ ही जहां पर कुछ लोग सामान लेकर जा रहे थे इस शादी समारोह को लेकर, जाम की वजह से इन लोगों को रास्ता नहीं मिला और विवाद उत्पन्न हो गया, मारपीट भी देखने को मिली। तस्वीर भी आप देख रहे हैं किस तरीके से जाम की समस्या के बाद आपस में जब विवाद हुआ, दो पक्षों में मारपीट किस तरीके से लात घूंसे चलते नजर आए, वो भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। प्राइमरी विद्यालय रावली महदूद में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रानीपुर विधायक आदेश चौहान उपस्थित रहे। आयोजित किए गए निशुल्क स्वास्थ्य शिविर में मरीजों की अपार पीड़ा भी देखने को मिली, जहां पर डॉक्टरों की तरफ से मरीजों के ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और हेमोग्लोबिन, हृदय संबंधी बीमारी आदि का भी इलाज किया गया। तो ये निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर देखने को मिला, इसमें लोगों का इलाज किया गया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में कई लोग ऐसे देखने को मिले जिन्हें ब्लड प्रेशर की शिकायत थी और हाई शुगर लेवल्स की शिकायत थी, जिनका निःशुल्क उपचार यहाँ पर किया गया है। शिविर में मरीजों की सेहत जांची गई, उसके बाद दवाइयाँ उन्हें निःशुल्क प्रदान की गई हैं। और उत्तराखंड में तमाम इस तरीके के निःशुल्क शिविरों का आयोजन देखने को मिलता है। शिविर में मरीजों की अपार पीड़ा भी देखने को मिली है और साथ ही आपको हम ये भी बता दें कि इस निःशुल्क शिविर में मरीजों को दवाइयाँ भी बांटी गई। TCPL जो है वो CSR एक्टिविटीज़ के अंतर्गत हर वर्ष इसी गांव के अंदर इस तरह के हेल्थ चेकअप कैंप प्लस स्वास्थ्य शिविर वगैरह का आयोजन लगातार करते रही है। और मुझे बहुत खुशी है कि क्योंकि इस गांव के अंदर क्राउड भी बहुत है, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा है। और TCPL पिछले मैं समझता हूँ कि 7-8 साल से 10 साल हो गए हैं TCPL को। मेरा भी हर कैंप में यहाँ पर आना हुआ है और आज इन्होंने इसके अंदर खले स्वास्थ्य जाँच। तो खबर लालकुआ से है, जहां पर लाइन पार संजय नगर कॉलोनी और साथ ही 25 एकड़ कॉलोनी में द हंस फाउंडेशन मोबाइल मेडिकल टीम की तरफ से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को फाउंडेशन की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। इसी के साथ ही कैंप में खून जांच के पश्चात निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया गया। साथ ही साथ स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक भी किया गया और इस दौरान हंस फाउंडेशन की तरफ से संचालित निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारियां भी दी गई।
हंस फाउंडेशन मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा लगाया गया है। इसका जो उद्देश्य है ग्रामीण समुदाय को एक स्वास्थ्य सेवाएं देना है, क्योंकि लोग एक आर्थिक और सामाजिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो अपने स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूक नहीं है, उनके गली मोहल्ले पे जाके, उनके गांव पे जाके हम स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं। और जितना भी हमारे इस एम्बुलेंस के माध्यम से प्राथमिक उपचार हैं, टेस्ट हैं, जो भी चीजें हैं वो व्यवस्था उन लोगों को हम देने का प्रयास कर रहे हैं। रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय जब से पीपीपी मोड पर गया तब से यहां पर लगातार इलाज में लापरवाही के मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं। लगातार लापरवाही को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन किया जा चुका है। तो वहीं आपको बता दें कि पूर्व दर्जा राज्य मंत्री पुष्कर दुर्गापाल ने प्रेस वार्ता करते हुए ये बताया है और कहा है कि रामनगर में रामदत्त जोशी संयुक्त चिकित्सालय को पीपीपी मोड से हटाए जाने को लेकर क्षेत्र जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोगों सहित संघर्ष समिति ने कई बार धरना प्रदर्शन किया। बारे में क्या कहना है, तो रामनगर के आवाम ने कई बार इसमें धरने प्रदर्शन किए हैं, संघर्ष समिति ने इसके लिए धरने प्रदर्शन दिए हैं। हम लोगों ने अपने राज्य आंदोलन की जो पेंशन हमें मिलती है वो भी यहाँ इस आंदोलन में हमने दी है। और अभी ये इतनी बड़ी घटना हुई जिससे सारे लोगों के कलेजे हिल गए, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और हमने माननीय मुख्यमंत्री से गंभीरता से अपनी बात को रखा कि इसे पीपीपी मोड से हटाया जाए। उन्होंने गंभीरता से सुना और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने इस पर रिएक्शन किया है। कल स्वास्थ्य मंत्री जी का एक स्टेटमेंट मैं सोशल मीडिया में देख रहा था, लेकिन हम उनको बधाई तब देंगे जिस दिन ये वास्तविक रूप से पीपीपी मोड से हॉस्पिटल हट। बात यदि उत्तराखंड के स्वास्थ्य सेवाओं की हो तो हर दिन उसके चर्चे सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं, लेकिन शासन प्रशासन सुनकर भी चुप्पे साधे बैठा रहता है। ताज़ा मामला जनपद पौड़ी कोट ब्लॉक के बसंतपुर सरकारी अस्पताल का बताया जा रहा है, जिसमें पहले भी कर्मचारियों के ड्यूटी से नदारद होने की शिकायत स्थानीय लोग विभाग एवं शासन तक से कर चुके हैं, लेकिन इन कर्मचारियों पर न जाने क्यों शासन मेहरबान नजर आता है। आज भी इन अस्पतालों के दरवाजे बंद नजर आए हैं। अब ऐसे में बात अगर की जाए, जब ग्रामीण लोग यहाँ पर पहुंचे तो उन्हें ताला नजर आया, कोई इलाज नहीं, केवल खाली कुर्सियां ही नजर आई। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता बलवंत सिंह ने बताया कि उक्त अस्पताल में अक्सर डॉक्टर फार्मासिस्ट गायब रहते हैं और साथ ही इनकी शिकायत पहले भी की जा चुकी है, लेकिन विभाग ने न जाने क्यों कोई कार्रवाई नहीं की, न जाने क्यों विभाग इन पर मेहरबान है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें निंदनीय लगती हैं, जो कि लोगों की सेवा के लिए यहाँ पर फार्मासिस्ट होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए। अब लेकिन जब लोग अपनी पीड़ा लेकर पहुँचते हैं इलाज की तलाश में, तो उन्हें केवल खाली कुर्सियां नजर आती हैं और साथ ही साथ खाली बेड्स नजर आते हैं। इलाज करने के लिए कोई नहीं है, दवा लिखने के लिए कोई नहीं है, तो लोग अपने मर्ज के साथ ही अपने घर वापस लौटते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि आज बहुत ही एक शर्मनाक जो वाक्य जो है हमारे राजकीय प्राथमिक जो चिकित्सा केंद्र है बसंतपुर में वहाँ हुआ है। और राज्य स्थापना के दिवस में जो कई हमारे जो गांव के निवासी थे जिनके कुछ मतलब स्वास्थ्य के गड़बड़ होने के कारण जब वो वहाँ पहुँचते हैं, बसंतपुर हॉस्पिटल में पहुँचते हैं, तो उन्हें वहाँ कोई भी कर्मचारी नहीं मिलता है। और ये सिलसिला सिर्फ आज का नहीं है, ये सिलसिला पिछले 4-5 सालों से चलता आ रहा है, जबकि 6 कर्मचारी वहाँ सरकार की तरफ से दिए गए हैं, मगर हमेशा वो 2-2 के रोटेशन पे वहाँ पे चलते हैं। अगर वहाँ डॉक्टर होगा तो वहाँ स्वीपर नहीं होगा, स्वीपर होगा तो डॉक्टर नहीं होगा, इस तरीके से रोटेशन वहाँ चलता है। काशीपुर का एलडी भट्ट राजकीय उप जिला चिकित्सालय इस समय चिकित्सकों की भारी कमी से जूझ रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर इस अस्पताल में डॉक्टर खेमपाल सिंह जी जो कि रेडियोलॉजिस्ट थे और इसके साथ साथ उनके पास इस अस्पताल का सीएमएस पद भी था, लेकिन वे 4 दिन पूर्व सेवानिवृत्त हो गए हैं, तो अब रेडियोलॉजिस्ट का पद भी खाली हो गया है। इस अस्पताल में फिजिशियन लगभग 8 सालों से नहीं है। ऐसे के साथ ही नेत्र विभाग भी चिकित्सक की कमी से अब धूल फांकता नजर आ रहा है। और आपको ये भी जानकारी देते हुए बता दें कि इस अस्पताल में कभी 400 से 500 ओपीडी रोज होती थी, लेकिन चिकित्सकों की भारी कमी के चलते अब मात्र ओपीडी 100 तक ही रह गई है। और इस अस्पताल में अब उत्तर प्रदेश के भी लोग अपना इलाज कराने के लिए आते थे, लेकिन चिकित्सकों की कमी के चलते लोग अब दिखाई ही नहीं दे रहे। स्थानीय लोगों का इलाज होना भी मुश्किल हो चुका है। सीएमएस पद खाली होने के उपरांत अब ये पद बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव पुनेठा को कार्यवाहक के रूप में दिया गया है। उनका कहना है कि उनके इस पद संभालने के बाद ये पता चला है कि यहाँ पर दवाइयों का
काफ़ी टोटा रहता है, जिसे जल्द ही पूर्ण कर लिया जाएगा। यहाँ पे कुछ दवाइयों की कमी है और उसको पूरा करने के लिए अभी हमारे अस्पताल से गाड़ी जाएगी देहरादून स्टोर में, तो वहाँ से दवाइयाँ लेके आएगी। तो जो दवाइयों की जो कमी है उसको हम पूरा करेंगे। जो दवाइयाँ जो एसेंशियल होती हैं और जो ज़रूरी हैं वो सब पूरी की जाएंगी। तो अभी मंडे को जाएगी गाड़ी, तो वहाँ से दवाइयाँ लेके आएगी। एक तो हमारे सामने आई हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर राणा जो थे उससे पहले आई सर्जन, उनके रिटायरमेंट वो उन्होंने BRS लिया था, उसके बाद से कोई आई सर्जन आया नहीं है यहाँ पे, साल भर हो गया है। तो हम लोगों ने डिमांड दी है कि आई सर्जन यहाँ पे पोस्ट किया जाए ताकि मरीजों को सुविधा मिले, फैसिलिटी मिले। कैटरेक्ट, मोतियाबिंद के ऑपरेशन है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अब हमने इस डिमांड तो दी है। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हरीश पनेरू के नेतृत्व में भीमताल विधानसभा क्षेत्र में बदहाल सड़कों की हालत सुधारने की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पिछले दिनों मारचूला में हुई सड़क दुर्घटना को सरकार को याद दिलाते हुए बताया कि भीमताल विधानसभा में भी ऐसी सड़कें हैं जो कि 40 लोगों को निगल चुकी हैं, उसके बावजूद भी सरकार उन सड़कों को ठीक करने की सुध नहीं ले रही है। वैसे में हरीश पनेरू ने ये कहा है कि छेड़ाखान मोटर मार्ग पिछले 3 साल से नहीं बन पाया है और इसी प्रकार से विधानसभा के अन्य सड़क भी हैं जो कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं और साथ ही उनका खामियाजा मासूम लोग अपनी जान गंवा कर चुका रहे। क्षेत्र की जो बदहाल सड़कें हैं उनको लेकर हम लगातार मुख्यमंत्री जी आए थे। मारचूला की दुखद घटना हुई, छेड़ाखान मिडार जो हमारी सड़क है उस पर 40 मौतें 1 साल के अंदर हुई, वो सड़क आज तक नहीं बन पाई। 11 तारीख को माननीय सांसद जी क्षेत्र में जा रहे हैं और उनका कहना है कि हम उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं कि टेंडर किसको मिला। पैसों के नाम पर सड़क पर मोटा खेल चल रहा है जनप्रतिनिधियों के द्वारा और अधिकारियों द्वारा, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो मौतें हो रही हैं उसके लिए पूरा सिस्टम और जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं। इसको जनता को हम आगाह कर रहे हैं, जनता जागेगी और ऐसे जनप्रतिनिधियों को आने वाले समय में जवाब मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे क्षेत्र में आकर के हमारी एक रोड है पोखरी नमोनिया देवलीधार सुरंग मोटर मार्ग, पिछले 3 दशक से बना हुआ है। अभी मरचूला वाली घटना में क्रैश बैरियर न होने से वहाँ एक गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई, दुर्घटना हो गई है जिसमें 36 लोगों के हताहत हो गए हैं। उनको मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ, मगर मुख्यमंत्री जी तक हमारी क्षेत्र की आवाज़ बार बार हम पहुँचाने का काम करते हैं। उन्होंने जो है जिस रोड को बनने के 3 दशक तक जिसमें डामरीकरण न हुआ हो, वहाँ पे जनता अपनी जान जोखिम में डाल करके सफ़र करने को मजबूर है। इसके लिए हम माननीय सीएम साहब से अनुरोध करना चाहते हैं, प्रदेश की उन सड़कों को जिनमें एक बार भी डामर न हुआ हो उनको डामरीकरण करा जाए और जिनमें जहाँ पे ज़रूरत है क्रैश बैरियर लगाए जाएँ। वास्तव में पर्वतीय क्षेत्रों में डामरीकरण न होना सड़कों का और उसमें सेफ्टी सुरक्षा के तहत क्रैश बैरियर वगैरह न होने से गाड़ियां जो हैं दुर्घटनाग्रस्त होती हैं और तमाम लोग मौत के घाट जाते हैं। नरेंद्र खनवाल BDC का प्रतिनिधि हूँ। खबर रानीखेत से है, जहां पर PMGS राज्य स्तरीय अनुश्रवण परिषद उपाध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट ने कहा कि धामी सरकार इस दिशा में तेजी के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा धामी सरकार के नेतृत्व में मुख्य मार्ग को गड्ढा मुक्त किया जाएगा। प्रदेश की धामी सरकार के नेतृत्व में इस दिशा में प्रदेश भर में जो कार्य हैं वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। अब ऐसे में उत्तराखंड में बरसात के कारण कई स्थानों में सड़कें खराब हो जाती हैं। लोक निर्माण विभाग, NH, प्रधानमंत्री सड़क योजना सहित मुख्य मार्ग, ग्रामीण सड़कों में कार्य शुरू हो चुका है। उन्हें जल्द ही गड्ढा मुक्त किया जाएगा। के बाद प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो हमारे मुख्य मार्ग हैं वो गड्ढा मुक्त होंगे और निश्चित रूप से इस दिशा में पूरे प्रदेश भर में कार्य हो रहा है। और मैं मानता हूं कि क्योंकि प्रदेश में बरसात की वजह से हमारा उत्तराखंड प्रदेश क्योंकि आपदाग्रस्त भी यहाँ आपदाएँ बहुत प्रदेश में आती हैं, तो उससे बरसात में बहुत सारी सड़कें हमारी ख़राब हो जाती हैं, तो उनमें बहुत बड़ा नुकसान प्रदेश में आपदा के कारण भी हर वर्ष होता है। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है
और निश्चित रूप से हमारे तमाम अधिकारीगण, हमारे चाहे वो लोक निर्माण विभाग के हों, चाहे एनएच के हों, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के हों, उनमें तमाम निविदा का कार्य पूरा करने के बाद गड्ढा मुक्त जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है उसको निश्चित रूप से उसका। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें जनतंत्र टीवी। नमस्कार।